हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और फिजिक्स का आज सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग लगातार अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत और करिए ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोगों का लगातार सपोर्ट और इसी तरीके से प्यार बना रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। और क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन, संधारित्र क्या होते हैं। देखो संधारित्र क्या है, ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, क्या कहलाएंगे, संधारित्र। क्या कहलाते हैं, संधारित्र। तो लिखेंगे संधारित्र के बारे में, संधारित्र के बारे में लिखेंगे ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है क्या कहलाएगा बेटा, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, संधारित्र। क्लियर। उसके बाद बेटा हमसे पूछा है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो व्यंजक बेटा निकालेंगे, देखो किस तरीके से। सबसे पहले बेटा 2 समांतर प्लेट लेंगे। एक प्लेट मान ले रहे P है और दूसरी प्लेट जो हमने ली है वो बेटा ले ली हमने Q। एक प्लेट P और एक प्लेट क्या ले ली हमने, Q ले लिया। प्लेट P को बेटा हमने प्रेरक से जोड़ दिया। किससे जोड़ा, प्रेरक कुंडली से जोड़ा। तो प्रेरक से जोड़ने पर प्लेट P के अंदर धन आवेश आ जाएगा और इससे D दूरी पर रखी हुई जो Q प्लेट है इसके भीतरी भाग पर बेटा कैसा आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। प्लेट Q के बाहरी भाग को हम बेटा जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं इसे बेटा पृथ्वी से। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसके बाहरी भाग को हमने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। तो इस प्लेट के भीतर एक समान क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे प्लेट P के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। प्लेट P के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसे मान लेंगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन बेटा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट P के कारण। ऐसे ही प्लेट Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, ये भी कितना होगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, किसी भी समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब देखो प्लस के कारण, मान लिया प्लेट में बिंदु यहां ले लिया, इस प्लस के कारण बिंदु से प्लस इधर है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगी। और इस बिंदु से जिधर माइनस होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी ओर।
तो प्लस के विपरीत ओर और माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती है। अब प्लेट के बीच में हमने बेटा बिंदु लिए हैं, तो प्लेट के बीच में बिंदु लिया है, तो प्लेट के बिंदु से प्लस इधर है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इधर। तो जब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा बेटा एक ही ओर होती है तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। E बराबर E1 प्लस E2, तो E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हर समान है तो अंशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर क्या निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण कौन उत्पन्न होगा बेटा, विभवांतर। क्लियर। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर। क्या फॉर्मूला होता है विभवांतर, आप लोग विभव प्रवणता पढ़ के आए हैं। E बराबर होता है B अपॉन L। तो यहां पर निकालना क्या है B, तो B बराबर हो जाएगा E इंटू में L। अब L क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, हमने मानी D, और E का वैल्यू ये रहा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में L की जगह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। क्लियर। तो ये निकाल लिया हमने क्या, विभवांतर। लेकिन हमें निकालनी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमें क्या निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता C बराबर होता है Q अपॉन B। जब एक प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो बन जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू में A वट्टे B का वैल्यू क्या निकाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बट्टे में D, A बट्टे में D। क्लियर। ये बेटा हमारा क्या निकलेगा, समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला। क्लियर। तो लिखेंगे इसके बारे में कि माना दो समांतर प्लेट P व Q वायु या निर्वात में स्थित हैं। प्लेट P पर धन तथा Q पर ऋणावेश है। प्लेट P के बाह्य सतह को प्रेरण से तथा प्लेट Q की बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्लेट के बाहर, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तब प्लेटों के भीतर बेटा, प्लेट के भीतर यानी प्लेट P के कारण और प्लेट Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर बोल रहा है बेटा कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की प्रविष्टि कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे बेटा ऐसे परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या होगी, धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्वेश्चंस, और ये सेट नंबर 1 में भी करा चुके हैं। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है
दिए गए परिपथ में I1, I2 एवं I3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार स्वयं व्हीटस्टोन ने ही किया था और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि ये बेटा चारों के चारों प्रतिरोध मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं, PQRS। ये 4 प्रतिरोध थे, इन्हें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा गया कि ये चारों मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं। और देखो कौन सा चतुर्भुज, ABC और D। विकर्ण AC को एक सेल और एक कुंजी द्वारा जोड़ देते हैं। AC को एक सेल और कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं, जबकि विकर्ण B व D को धारा मापी और एक कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। क्लियर? और हम इस परिपथ को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जो ये धारा मापी है, इस धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब इसमें कोई विक्षेप न हो। इस प्रकार परिपथ बनाएंगे कि जो धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, और जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो यह परिपथ संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात P/Q बराबर R/S की स्थिति में आ जाएगा। अब इसी सूत्र की हमें क्या करनी है, इसी सूत्र की हमें बेटा स्थापना करनी है। क्या करेंगे, जब बेटा हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो सेल द्वारा इसमें धारा I प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। यह धारा बिंदु A पे पहुंचेगी और बिंदु A पर पहुंचने के बाद यह धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक I1 और दूसरे वाले में I2। यह I1 बेटा AB भुजा में प्रवाहित होगी, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यह धारा बेटा चली जाएगी किसमें, I1 धारा चली जाएगी B से C की ओर, BC वाली भुजा में। क्लियर? ऐसे धारा I2 AD से AD भुजा में, अब BD भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि धारा मापी बेटा संतुलन की अवस्था में, कोई विक्षेप नहीं हो रहा। तो यहां से जो धारा है I2 वो चली जाएगी D से C की ओर, I2 धारा। क्लियर? तो यहां से ये स्थिति हो गई। अब देखो हमें बेटा 2 बंद पास मिल गए, एक बंद पास 1 और दूसरा बंद पास ये रहा। पहला बंद पास A B D A और दूसरा बंद पास B C D B, और इन दोनों बंद पास के अंदर हम कौन सा नियम लगा देंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो जब हम धारा प्रतिरोध के संगत धारा की दिशा में चलेंगे तो बेटा चिन्ह लेंगे प्लस का, I इंटू में R कैसा लेंगे, प्लस का। और जब हम जब प्रतिरोध और ये बेटा धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस का। ठीक है? धारा के संगत प्रतिरोध लिया जाएगा, वो कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। देखो सबसे पहले बंद पास एक में A B D A में क्या है बेटा, देखो A से चलेंगे B की ओर, धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि धारा A से B की ओर बह रही है, तो इसके संगत धारा बह रही है I1 और इसके संगत प्रतिरोध कौन है, P। फिर चले B से D की ओर, कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर बेटा D से A की ओर आएंगे, लेकिन धारा बह रही है A से D की ओर, यानी विपरीत आ रहे, चिन्ह माइनस। धारा I2 और प्रतिरोध हमारा R और बराबर इसके इस बंद परिपथ में कोई भी सेल नहीं लगा है, बराबर 0। अब ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, यानी I1P बराबर I2R। ये बेटा समीकरण नंबर 1। क्लियर? ऐसे ही अब बंद पास 2 में,
बंद पास दो बी सी डी में, बी सी डी बी में, बी सी डी बी इसमें। देखो बी से सी की ओर चल रहे, धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा है हमारी I1 और प्रतिरोध है हमारा Q। उसके बाद C से D की ओर, लेकिन धारा बह रही है D से C की ओर। हमारे इसके विपरीत चिन्ह माइनस, धारा I2 और प्रतिरोध हमारा है बेटा S, और B से D से B में बेटा कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, बराबर बेटा इसके इस बंद परपथ में भी कोई सेल नहीं है, बराबर 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके प्लस का, यानी I1Q बराबर हो जाएगा I2S, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 में भाग कर दो 2 का। LHS LHS और RHS RHS में, LHS में I1P में भाग करेंगे I1Q का बराबर, I2 R में भाग करेंगे I2S का। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। और ये बेटा हमारा होता है सिद्ध, इति सिद्धम। नोट करेंगे, इसके बाद बेटा तब हम सवाल कराते हैं। नोट करो बेटा, इसके बाद बेटा सवाल दे रखा है इसी का, प्रश्न का, और सवाल में I1, I2 और IG के मान पूछे हैं। ठीक है, देखो पहला बंद पास ये रहा, दूसरा बंद पास ये रहा, और तीसरा बेटा एक बंद पास ये बाहर रहा। 3 बंद पास हैं, क्लियर। और हमें बेटा कौन सा नियम लगा के चलना है? किरचॉफ वोल्ट का नियम लगा के चलना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बंद पास 1 में, बंद पास 1 ए बी डी ए में, ए बी डी ए, धारा की दिशा में चलोगे चिन्ह प्लस, धारा के विपरीत दिशा में चलोगे चिन्ह माइनस। ठीक है, देखो अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर बेटा क्या है, प्रतिरोध कितना है? 100 ओम का है। धारा बह रही है बेटा I1। ठीक है, अब हम जा किधर रहे हैं? ए से बी की ओर, और धारा भी ए से बी की ओर बह रही है, यानी चिन्ह प्लस का। उसके बाद बी से हम चलेंगे बेटा डी की ओर, बी से डी की ओर में बेटा धारा देखो नीचे की ओर बह रही है, और हम जा भी नीचे की ओर रहे हैं, और इसमें धारा बेटा चिन्ह आएगा प्लस का। धारा कौन सी बह रही है? IG, और प्रतिरोध कौन सा है? 15, तो 15 IG। उसके बाद B से चलेंगे, D से चलेंगे A की ओर, पर धारा बह रही है A से D की ओर। धारा A से D की ओर, हम चलेंगे D से A की ओर, विपरीत चल रहे चिन्ह माइनस का। प्रतिरोध 60 ओम में, धारा बह रही है I2 की, और इस परपथ में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बंद पास 2 में, बंद पास 2 कौन सा है? बी डी बी सी डी बी, बी सी डी बी। देखो धारा की दिशा में पॉजिटिव, विपरीत दिशा में नेगेटिव। बी से सी की ओर चल रहे हैं, प्रतिरोध हमें 10 ओम का मिला, लेकिन धारा बह रही है I1 माइनस के IG। चल की धारा बह किधर रही है? बी से सी की ओर, हम जा भी किधर रहे? बी से सी की ओर। उसके बाद अब हम चलेंगे सी से डी की ओर, पर धारा विपरीत बह रही है, धारा जा रही है डी से सी की ओर, चिन्ह माइनस। प्रतिरोध 5 ओम है, धारा बह रही है I2 प्लस IG। उसके बाद हम चले डी से बी की ओर, पर बेटा धारा विपरीत बह रही है, धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा बह रही बी से डी की ओर, हम जा रहे हैं डी से बी की ओर, यानी चिन्ह माइनस। प्रतिरोध 15 और धारा IG बराबर, इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, बराबर 0। देखो 10 का मल्टीप्लाई 10 I1 माइनस के 10 IG, माइनस का इसके अंदर गुणा करोगे सभी चिन्ह परिवर्तन, माइनस के 5 I2 माइनस के 5 IG और माइनस के 15 IG बराबर 0। देखो 10 I1 माइनस के 10 और 5 15 और 15 30 IG माइनस के 5 I2 और बराबर बेटा 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या डाल दिया? 2। क्लियर। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, यहां 100 I1 है,
यहां पर भी बेटा 100 I1 करने के लिए हम मल्टीप्लाई पूरे समीकरण कर दे रहे 10 का। तो होगा क्या, देखो समीकरण एक कौन है हमारा, समीकरण एक 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 I2 बराबर 0। इसमें 10 धाई 100 I1 माइनस 300 IG, 10 का 30 में गुणा करो 300 माइनस 10 का 5 में गुणा करोगे 10 पंजे 50 I2 बराबर 0। इसे बेटा ऐड करेंगे तो ये बेटा चिन्ह यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस, यहां पर भी चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 300 और प्लस के 15, 315 IG प्लस के 50 है माइनस के 60 है, तो माइनस के 10 I2 बराबर बेटा किसके होगा, 0 के। समीकरण नंबर इसे डाल देंगे 3, समीकरण नंबर कितना डाल देंगे 3। अब इसी प्रकार बंद पास 3 में, देखो बंद पास 3 में, बंद पास 3 ये रहा बेटा, ये इस तरीके से ये वाला, ठीक है। देखो अब यहां पर चलेंगे कैसे, चलेंगे बेटा इस तरीके से, चलेंगे इस तरीके से ऐसे। प्रतिरोध 60 ओम का है, धारा I2 है, चल भी बेटा धारा इस दिशा में रही है। फिर दूसरा प्रतिरोध बेटा 5 ओम का है, धारा I2 प्लस IG, चल भी धारा इस दिशा में रहे, चिन्ह प्लस का, बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की, 10 लगा दिया, क्लियर। अब देखो 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस 5 IG बराबर 10, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, 60 और 5 65 I2 और इसी प्रकार 65 I2 प्लस 5 IG बराबर 0, क्लियर। अब देखो यहां से, यहां पर ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दे रहे 13 से, क्योंकि I2 ये माइनस का है, यहां पर प्लस का है बेटा, यहां पर I2 को बराबर कर लो, कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहां पर 13 धाई 130 और यहां पर 65 दूनी 130, ऊपर 13 से और नीचे बेटा किससे, 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण इसे बना लेंगे 4, समीकरण 3 व 4 से देखो 13 का गुणा करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19 और 13 तिया 39 और 1 40 IG माइनस 13 धाई 130 I2 बराबर 0। और इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर IG को पहले लिख लेंगे, 5 दूनी 10 IG प्लस 65 दूनी 130 I2 बराबर, और यहां पर बेटा बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, तो 10 दूनी 20, क्लियर कर रहे हैं बेटा इसको। ये बेटा प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 495 और 10, 495 और 10, 5 9 और 1 10 यानी 4105 IG बराबर बचेगा बेटा किसके, 20 के। यहां से हम बेटा किसका मान निकाल लेंगे, IG का। यहां से मान किसका निकाल लेंगे, IG का। देखो ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो IG बराबर 20 बट्टे 4105, भाग करेंगे 0.004 बार। ये बेटा हमने धारा निकाल दी, IG बराबर, ये किसके बराबर निकाल लिया, IG बराबर। अब इस IG का मान कहां लगा दो, समीकरण 3, यहां पर IG का मान लगा देंगे हम, I2 निकाल लेंगे। समीकरण 3 में
IG का मान रखने पर रखेंगे बेटा 315 मल्टीप्लाई 0.004 माइनस के 10 I2 4 का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 4 एकम 4 और 2 6 और 4 सत्ते 28 4 पंजे 20 4 एकम 4 4 और 2 6 और 4 तिया 12 ये बेटा हो गया क्या के बाद 3 यहां लगा दिया बराबर 10 और देखो ये माइनस का है दूसरी ओर जाके बेटा हो जाएगा प्लस का किसका हो जाएगा प्लस का ये 10 गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में तो 1.260 बट्टे 10 बराबर बेटा I2 10 का भाग करेंगे एक अंक दशमलव और इधर खिसक आएगा तो बेटा यहां निकलेगा 0.126 एम्पियर ये बेटा निकाल लिया हमने किसका मान I2 का ये मान किसका निकाल लिया हमने I2 का मान निकाल लिया ऐसे ही हम क्या करेंगे IG और I2 के मान कहां लगा देंगे समीकरण नंबर कहां पर लगा देंगे 2 में या समीकरण 1 में IG और I2 के मान समीकरण 1 में लगा देंगे हम किसका मान प्राप्त कर लेंगे I1 का या आप समीकरण नंबर किस में लगा दो 2 में किसी में लगा दो चलो समीकरण 2 में लगाने पर IG व I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे देखो समीकरण 2 ये रहा बेटा 10 I1 माइनस 30 I2 का वैल्यू बेटा IG का वैल्यू 0.004 माइनस 5 और I2 का वैल्यू 0.126 बराबर बेटा 0 बराबर क्या है 0 है क्लियर अब देखो 10 I1 माइनस 4 तिया 12 120 3 के बाद दशमलव माइनस और 5 6 30 5 दूनी 10 और 2 12 5 का 5 और 1 6 और बेटा यहां 10 लग गया तो बराबर बेटा किसके हो जाएगा 0 क्लियर 10 I1 बराबर 120 और 620 ये बेटा हो जाएगा माइनस के 0.650 बराबर 0 ये माइनस के दूसरी ओर जाके बेटा प्लस के हो जाएंगे इधर हल कर दे रहा हूं इस ओर हल कर दे रहा हूं तो 10 I1 बराबर 0.60650 10 गुणा में है दूसरी तरफ जाके भाग में तो I1 बराबर हो जाएगा 0.650 वट्टे 10 वट्टे में क्या हो जाएगा बेटा 10 तो बेटा यार 750 होगा बेटा 750 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा बेटा ये 750 ठीक है 10 का भाग करेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा 0.0750 एम्पियर ये बेटा इसका क्या हो जाएगा आंसर क्लियर I1 I2 और IG के मान नोट करें बेटा इस सवाल को इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9 सवाल दे रखा है और सवाल क्या है किसी प्रत्यावर्ती परपथ में LC तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं परपथ में प्रतिबाधा वोल्टता एवं धारा में कलांतर अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति और दिए गए परपथ में स्रोत की वोल्टता और वोल्टता तथा धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए देखो ये एक चित्र दे रखा है इसमें बेटा ये जो प्रतिरोध के बीच में जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट कुंडली के बीच में जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्टेज और धारता के बीच में जो वोल्टेज है वो है 11 वोल्ट सबसे पहले निकालेंगे परपथ की प्रतिबाधा पहला स्टेप क्या है परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस के VC का वर्ग यह होता है बेटा LCR परपथ में परपथ की प्रतिबाधा अब मान लगाएंगे तो Z बराबर अंडर रूट में VR 12 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस VL 20 माइनस BC 11 इसके ऊपर स्क्वायर तो यहां से अंडर रूट में 12 का वर्ग 144
प्लस 20 में से 11 गए, कितना बचेगा? 20 में से 11 गए 9, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। अर्थात अंडर रूट में 144 और 181 225 और 225 बेटा यह 15 का वर्गमूल होता है। कितने का होता है? 15 का वर्गमूल होता है। क्लियर? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पूछा है बेटा किसके बीच में? दूसरा स्टेप पूछा है वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। धारा के मध्य कलांतर क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है कलांतर निकालने के लिए tan फाई बराबर BL माइनस BC बट्टे BR। ये बेटा कलांतर का फॉर्मूला होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर जो LCR परपथ में ये बेटा ग्राफ होता है, ऊपर BL है, ये BC है, और ये क्या है? BR है ग्राफ। और इसका जो परिणामी होगा इस बिंदु पर BL माइनस के BC, इसका परिणामी ये कलांतर हो गया फाई। क्लियर? और लंब डाल दे बेटा, ये लंब डाल दिया इस तरीके से। थीटा के सामने वाला जब ये बेटा क्या है? ये BR, जब ये BC BL माइनस के BC है तो ये भी क्या हो जाएगा? BL माइनस के BC हो जाएगा। तो tan फाई बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। LAL बट्टे KKA, लंब बट्टे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टे ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार, इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है? तो BL का वैल्यू कितना है? BL का वैल्यू है 20 माइनस BC का वैल्यू कितना है? 11 बट्टे BR का वैल्यू कितना है? BR का वैल्यू 12। तो 20 में से 11 गए बेटा 9 और बट्टे 12, 3 बार कट जाएगा और 3 चौक 12, 4 का भाग देंगे तो 0.75 tan फाई। फाई बराबर हो जाएगा 0.10 इनवर्स 0.75। ये बेटा क्या निकाल लिया हमने? कलांतर। किसके बीच में? वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। तीसरा स्टेप पूछा गया है कि अन्नाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। तो बेटा यहां पर जो अन्नाद की स्थिति में जो परपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोध के बराबर होती है। अर्थात Z बराबर किसके हो जाएगा? R के। अन्नाद की स्थिति में जो परपथ की जो प्रतिबाधा है, परपथ की प्रतिबाधा वो किसके बराबर होगी? प्रतिरोध के बराबर होगी। उसके बाद एक स्टेप और बचा हुआ है, वह पूछा है धारा दिए गए परपथ में स्रोत की वोल्टता RMS और वोल्टता तथा धारा के बीच में कलांतर। तो अनुनाद स्थिति में चौथा स्टेप बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं। चौथा स्टेप अनुनाद की स्थिति में धारा तथा वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है वह कलांतर बेटा कितना होगा? 0। क्लियर? तो ये बेटा थर्ड स्टेप था, ये सेकंड है, और ये बेटा कौन सा हमारा? फर्स्ट। नोट करें बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9 और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए। कार्ड स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना नंबर 1 प्रकाश तरंगों में संभव होती है, नंबर 2 ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। पोलराइड के 2 क्या लिखने हैं? 2 हमें अनुप्रयोग भी लिखने हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम प्रकाश का ध्रुवण। देखो प्रकाश का ध्रुवण क्या है? जब हम प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल से गुजारेंगे, टूरमैलिन की क्रिस्टल से गुजारने पर क्या होगा? जो हमें बेटा ये किरणें बाहर निकलेंगी टूरमैलिन से, तो वो किरणें बन जाती निर्गत।
तो जो निर्गत प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं वह क्या होंगे, सीमित दिशाओं में, क्या होंगे, सीमित दिशा में ही रह जाते हैं। तो ऐसे प्रकाश क्या कहलाएंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएंगे। और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाएगी, प्रकाश का ध्रुवण। उसके बाद ध्रुवण की घटना, ध्रुवण की घटना देखो, जो प्रकाश तरंगें होती हैं वह कैसी प्रकृति होती है, ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अर्थात इनसे जो चलने वाले, इनके चलने पर जो माध्यम के जो कण हैं वह कण तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत, मतलब तरंगें ऐसी आ रही हैं तो इनके बेटा तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशा में क्या करेंगे, कंपन करते हैं। जबकि ध्वनि तरंगें हमारी कैसी होती है, ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और प्रकाश तरंगें हमारी कैसी होंगी, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब उसके जो कण होंगे वह तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में बेटा क्या करेंगे, कंपन करेंगे। अर्थात जो प्रकाश तरंगें हैं, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होगी। अगर हम बात करें इसके दो उपयोग की, तो पहला जो कैमरा होता है, कैमरे में फोटोग्राफी में। दूसरा जो गाड़ी में जो हेडलाइट होती हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होंगी उन गाड़ी की हेडलाइट में बेटा इसका उपयोग करेंगे। यह हमारा बेटा प्रश्न नंबर 9 था। उम्मीद है आप लोगों को बेटा सेट समझ में आया होगा। आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अनसॉल्व्ड को करा सकें और एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लाइव क्लास ला सकें। तो इसके लिए बेटा आप लोगों का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। नोट करो बेटा इस प्रश्न को।